So, welcome student, welcome to today's class of prelims previous year questions oriented session. हम लोग जो हैं पहले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, राइट? कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी किए थे, ठीक है। हमने जाना था कि DPSPs क्या है। लास्ट टाइम जो जितने भी टॉपिक्स हमने कवर अप करे थे, हम आगे ही उसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। प्रोसीडिंग से पहले फिर से बताएंगे, एक कॉमन सा टर्म है कि जब आप इस क्लास को ले रहे हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस क्लास को बिल्कुल आराम से बिल्कुल 1x की स्पीड पे देखिएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट पर्सन है, जिसको थोड़ा सा सिलेबस का अंदाज़ा है एग्जैक्टली पॉलिटी में आ क्या रहा है, आप पहले PYQs को गो थ्रू कर चुके हो या कोई अटैम्प्ट आपने पहले दिया है, तो इस क्लास पे होल्ड कीजिएगा और इसको 2x की स्पीड पे देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के हर क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया गया है। इवन हर चीज़ को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ब्रेनीपीडिया फॉर दीज PYQ एनालिसिस क्लासेस। एंड आप हमारे फर्दर फुल फ्लेज क्लास सेशंस के लिए ब्रेनीपीडिया की जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हो। टेलीग्राम नीचे और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट या कोई भी फीडबैक होगा क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ प्रोवाइड कीजिएगा। तो मूव ऑन करते हैं क्लास के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम देखो हमने इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करी थी, राइट? तो इकोनॉमिक जस्टिस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्रियम्बल क्या है, DPSPs कौन से पार्ट में आता है, इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये कौन सी चीज़ों के उसमें मेंशन है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था पूरा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का एक ब्रॉड ओवरव्यू हमने ले लिया था, कौन से पार्ट में मेंशन्ड है, कौन से आर्टिकल्स इसको डील करते हैं, क्या क्या कौन से मेथड हैं, ये सारी चीज़ें हमने डील करी थी। फिर इसके बाद हमने मैंडेमस, हमने जो रिट्स का डिस्कशन है, रिट्स के ऊपर पूरा डिस्कशन किया था। देखा था कि ये रिट्स जो है हमने कौन सी कंट्री से लिया है, राइट? और उसके अलावा मैंडेमस के अलावा और क्यो वारंटो के अलावा कौन से वो अदर 3 रिट्स हैं हमने देखे थे, प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, सर्शियरी। सबके 5 रिट्स जो थे उनका मतलब क्या क्या था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है कि कौन से रिट्स इशू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी। काफ़ी बड़ा टॉपिक था। उसके बाद हमने देखा कि राइट टू प्रॉपर्टी कैसे हमारा पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर इसको कैसे लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन काफ़ी आता है कि भाई फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, पहले ये 19 क्लॉज एफ में था, फिर इसको 300 ए में डाल दिया। पहले ये फंडामेंटल राइट था, फिर इसको लीगल राइट का दर्जा दे दिया। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? देखो, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये तो जो डिटेल डिस्कशन है इसके ऊपर वो तो क्लास में ही करा जाएगा, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। अगर हम इसका शॉर्ट ओवरव्यू लें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको डायरेक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। दे आर डायरेक्टली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो भी हमारा लीगल राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स के लिए नॉर्मल जो भी हमारे लॉ हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लॉज का यूज़ किया जा सकता है, राइट? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। बाकी इसमें काफ़ी सारी डिटेल्ड चीज़ें हैं, वो भी देखेंगे। और हमने देखा था कि भाई कौन से अमेंडमेंट से ये हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, तो उससे ये हमने कर दिया था, राइट? तो हम ऐसे ही आगे मूव ऑन करेंगे और हमारा ये है आज का क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। जैसे जो अगर हमारा जैसे आज के ही क्वेश्चन की बात करें तो आज का ही जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये अराउंड 2021 के पेपर में आई गेस पूछा गया था। तो सारे ही क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि भाई मैं कोई भी क्वेश्चंस उठा रहा हूँ और आपको करा रहा हूँ। सारे ही क्वेश्चंस PYQ हैं, जितने भी UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक सीरीज वे में क्वेश्चंस हैं कि जैसे हमारी जो पॉलिटी के चैप्टर्स अरेंज्ड हैं, सेम उन्हीं चैप्टर्स को टॉपिक वाइज मैंने उठाए हैं सारे क्वेश्चन, और हम सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं, राइट? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब आप कभी भी उन टॉपिक्स को कवर करोगे तो आपको उसका एक ब्रीफ आइडिया होगा। लाइक आप प्रियम्बल ही पढ़ रहे हो तो आपने प्रियम्बल के बारे में कल जो परसों या कल जो पिछले लेक्चर्स में जो भी पढ़ा था, नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रियम्बल का टॉपिक बुक से उठाओगे या फिर किसी भी क्लास की
किसी भी क्लास में बैठोगे उस टॉपिक को करने के लिए तो आपको रिवाइज आएगा कि हाँ भाई हमने एक बार जब PYQ सेशन देखा था तो हमने प्रियम्बल एग्जैक्टली होता क्या है, क्या इन्फोर्सेबल है या नहीं है, क्या वैलिडिटी होती है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो उसकी चीज़ को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से माइंडसेट हो जाएगा, मतलब एक तरीके का हमारा रिकैप हो जाएगा, ठीक है, और छोटी चीज़ से हम बड़ी चीज़ बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, राइट। तो ये तो काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। भाई देखो टॉपिक है कि आर लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव, ध्यान से पढ़ना। आर लेजिस्लेशन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इतनी सारी डिटेल्स है ना कि हम पढ़ नहीं सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन में जैसे ये चारों आर्टिकल्स दिए हुए हैं तो हम चारों आर्टिकल्स को देखेंगे एग्जैक्टली चारों आर्टिकल्स में क्या क्या डिफाइन है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आर लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India। ओके, तो ये तो सारी बात लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के ऊपर करी गई है कि भाई कोई लेजिस्लेशन क्या है कि ऐसे ही कोई डिस्क्रिशनरी पावर है या फिर मतलब ऐसी कोई डिस्क्रिशनरी पावर है क्या लेजिस्लेशन के पास कि भाई ये लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव को फोर्स कर दिया कि भाई आप इसके ऊपर एक्ट करो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट। अब ये वाली चीज़ जो है ये एग्जैक्ट चीज़ हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है। स्टार्ट करते हैं बैक साइड से। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 44 से। क्या आर्टिकल नंबर 44 में कहीं पर भी लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड बात करी गई है? नहीं, क्योंकि जो आर्टिकल नंबर हमारा 44 है, आर्टिकल 44 हमारा बात करता है यूसीसी की। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना, तो ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की। जब हम आर्टिकल 32 की बात करेंगे, जब हम एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक क्लास में कवर करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। तो जो आर्टिकल नंबर 32 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ देता है। ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट है और ये लास्ट फंडामेंटल राइट है जो हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28। इस क्वेश्चन में एलिमिनेट करना बहुत आसान था क्योंकि आर्टिकल 44 यूसी ऑप्शन सी इसके ऐसे थे। आर्टिकल 44 यूसीसी से रिलेटेड था, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड था। जब आर्टिकल 28 की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पे इन्वॉल्व था। अब बचा कौन सा आंसर? तो जब हमारा लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव की बात इन तीनों आर्टिकल में हुई नहीं है तो तीनों ही ऑप्शंस गलत होंगे। बचा का कौन सा? आर्टिकल 14। तो अब हमारा आंसर क्या है इसका? आर्टिकल 14, ठीक है। अब हम, क्योंकि देखो हमने आर्टिकल 40 देखा, अब हमारे यहाँ से 4 आर्टिकल्स याद हो गए, ठीक है। 4 आर्टिकल्स कौन से याद हो गए? हमने आर्टिकल 44 याद करा विच इज़ रिलेटेड टू यूनियन सिविल कोड। फिर हमने देखा आर्टिकल 32 विच इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। हमने आर्टिकल 32 भी देख लिया, हमने आर्टिकल 44 भी देख लिया। फिर हमने देखा 28। आर्टिकल 28 बेसिकली जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। जब हम FR पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे एग्जैक्टली आर्टिकल 28 में बात क्या करी गई है, राइट। तो आर्टिकल 28 हमारा कवर हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये बेसिकली इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल जो 14 है ये बेसिकली इक्वालिटी की बात करता है। और जब हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे, अगर हमें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन से अगर हम आर्टिकल 14 की एग्जैक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो वो ये है कि भाई इसमें इसको थोड़ा सा ना इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 14 के अंदर हम 2 चीज़ों को रेफर करेंगे, ठीक है। सबसे पहली होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब दोनों बातों का मतलब क्या है?
हमने दो बातें यहाँ पे लिखी हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोनों ही बातों से हम क्या समझते हैं, राइट। इसके अंदर आर्टिकल 14 के अंदर साफ साफ मेंशन्ड है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी इंडिविजुअल द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब दोनों का मतलब क्या है? अब भाई स्टेट ना तो हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ डिनाई कर सकती, ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई कर सकती। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ से। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जब हमारे पास ये वर्ड आता है तो हम इससे क्या कहते हैं? तो भाई जब ये जो कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, सबसे पहले तो ये देखो कि भाई यूके से ओरिजिनेट करा है, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है इस पर्टिकुलर वर्ड को लिया है। ठीक है, और ये एक ना नेगेटिवली वर्डेड कंसेप्ट है, नेगेटिव वर्डली कंसेप्ट है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लॉ के सामने अगर कानून है, कानून के सामने आप कितने भी अमीर हो, देखो नाम से क्लियर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने इक्वालिटी होनी चाहिए। तो मैटर नहीं करता कि भाई आपका जो इनकम वाइज स्टेटस यहाँ पे, या फिर स्टेटस जो है आपका कोई भी प्रेस्टीज जो है आपकी, वो भाई यहाँ पे है या फिर यहाँ पे, वो मैटर नहीं करता। जब आप कानून के सामने खड़े होगे तो सारा कुछ इक्वल है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। दिस कंसेप्ट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूके, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इट इज़ अ नेगेटिवली वर्डेड कंसेप्ट। थर्ड थिंग, दिस बेसिकली मीन्स दैट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन आइज ऑफ लॉ, राइट। मतलब कि सिंपल सा यह हो गया कि सारे लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक और पोजीशन, दे आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। और उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अगर आप ये या तो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका जो सोसाइटी में स्टेटस है वो काफ़ी हाई है, और यहाँ पे एक दूसरा इंडिविजुअल है जिसका सोसाइटी में स्टेटस काफ़ी लो है, तो जब आप कानून के सामने खड़े होगे तो आप दोनों एक इक्वल पोजीशन पे खड़े होगे। अब यही कोई भी मान लो इन्हें किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, या फिर इसने किसी का मर्डर कर दिया, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसने किसी का मर्डर किया है और इसका स्टेटस काफ़ी हाई है तो इसको छोड़ दिया। नहीं, दोनों कानून के सामने बराबर हैं। और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये हमें ज्यूरिसडिक्टरी इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि जब हम जुडिशियल में जब हम इसका रिव्यू डालेंगे, मतलब जुडिशियल पिटीशन डालेंगे, तो वो सब कुछ इक्वल होगा, इक्वल स्टेजेस पे दोनों की बातें सुनी जाएंगी, दोनों का जो डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। और हर इंसान, इवन एवरी पर्सन को सज़ा मिल सकती है या फिर सज़ा दिलाई जा सकती है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, एवरी पर्सन कैन बी सूड और कैन गेट सूड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब कुछ एक्सेप्शंस हर जगह हैं, ठीक है। जितने भी हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, देखो ये हमारा आर्टिकल 14 जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट ही है, ठीक है। 14 से 32 तक जो है हम फंडामेंटल राइट्स ही देखेंगे। इवन 12 और 13 में इसके अंदर लॉ को डिफाइन करा है, इसके अंदर स्टेट को डिफाइन करा है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन 14 से 32 तक हम सारे फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नेचर, कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नेचर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हर फंडामेंटल राइट का कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेप्ट वन। वो फंडामेंटल राइट है राइट टू अनटचेबिलिटी, ठीक है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन फिलहाल चलो हम जैसे बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 14 की, आर्टिकल 14 में हमने दो चीज़ देखी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो हम बात कर रहे थे इक्वालिटी बिफोर लॉ की। हमने डिस्कस करा कि ये कॉन्सेप्ट जो है हमने यूके से लिया और ये एक नेगेटिवली वर्डली कंसेप्ट है, और इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोर्ट के कानून के आगे सारे इक्वल हैं, और ये हमें ज्यूरिसडिक्टरी इक्वालिटी डिफाइन करता है, ठीक है। इतना हो गया। लेकिन एक्सेप्शंस क्या क्या है? देखो कल हमने एक क्वेश्चन देखा था यहाँ पे मेंडेमस वाला, ये वाला मेंडेमस वाला, और इसमें एक स्टेटमेंट ये थी कि मेंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी, ठीक है। अगर हमें इसके एक्सेप्शंस नहीं पता होते तो हम इस ऑप्शन को कैसे काट पाते, ठीक है। तो एक्सेप्शंस इसलिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हैं। तो एक्सेप्शंस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं।
जब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की, तो वहाँ पे हमने एक प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो स्टेट का, ठीक है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं है अपने फंक्शंस से रिलेटेड, कि भाई वो किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे अपनी पावर्स को यूज़ कर रहे हैं, क्या मतलब वो अपनी पावर्स के लिए रिस्पॉन्स, अपने पावर्स के लिए, पावर्स के यूज़ के लिए आंसरेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट, जब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये चीज़ कि भाई जो ये प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर्स हैं, इनके बिहाफ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं हो सकती। तो वहीं पे देखेंगे बेसिकली चीज़ें सारी यही है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के बिहाफ पे कभी भी कोई भी क्रिमिनल केस ऐसे असाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यही सारे कुछ एक्सेप्शंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड। देखो हम बात कर रहे थे इक्वालिटी बिफोर लॉ की, इसका सिंपल सा मतलब ये होना चाहिए कि सब इक्वल हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या डिफरेंस एक्सेप्शन क्या देखा कि भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उनके ऊपर तो आप कोई केस ही नहीं लगा पा रहे हो। तो यही चीज़ है, ठीक है। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ हम पढ़ते हैं, इसी में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ, ये याद रखना। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रूल ऑफ लॉ पे ही बेस्ड है। और ये जो रूल ऑफ लॉ है ये हमने कहाँ से लिया था, वो लिया था हमने यूके से, राइट। तो जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये हमने यूके से लिया था, और इसके अंदर ही हमारा ये इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है, रूल ऑफ लॉ का सिंपल सा मतलब होता है लेक्स सुप्रीमस। अब ये नई सी टर्म है थोड़ी सी, है ना। तो लेक्स सुप्रीमक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा लॉ है वो सुप्रीम है। अब तक तो इतना समझ में आ गया होगा, इक्वालिटी बिफोर में लॉ में हमने देखा कि आदमी का जो स्टेटस है वो कुछ भी हो, कितना भी हाई हो और कितना भी लो हो, वो मैटर नहीं करता, हमारे लिए जो कानून है वो सुप्रीम है, ठीक है। लॉ ही सुप्रीम है और लॉ की एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी है कोई भी आर्बिट्री पावर के अगेंस्ट। आर्बिट्री पावर से मेरा मतलब है कि भाई कल को मान लो कोई भी पर्सन आके अपनी पावर का यूज़ करने लगे, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है, फॉर एग्जांपल जैसे भाई एसडीएम है, अपनी पावर का गलत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या जाओगे, आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में ये एसडीएम और आपका स्टेटस सेम होगा, राइट। अभी आप स्टूडेंट हो, तो एज अ स्टूडेंट और एसडीएम आप दोनों का जो स्टेटस हो जाएगा वो सेम आ जाएगा। अब जो डिसीजन आएगा, अब जो एक्शन लिया जाएगा, वो दोनों की बातें प्रॉपर सुन के फिर डिसीजन लिया जाएगा। ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि भाई ये पर्सन तो एसडीएम है और ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसके बिहाफ पे डिसीजन ले लो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लॉ सुप्रीम है, जो कानून के अंदर सही है वो सही है, ठीक है। जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ ने हमारे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट को चेंज किया था। कैसे? रेक्स लेक्स से लेक्स रेक्स में, ठीक है। अब ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, इन दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। रेक्स लेक्स का मतलब होता है किंग्स लॉ, किंग्स लॉ मतलब राजा का कानून, और लेक्स रेक्स का मतलब होता है कि लॉ इज किंग, कानून ही राजा है। देखो दोनों वर्ड्स सिमिलर साउंड कर रहे हैं, रेक्स लेक्स और रेक्स लेक्स, लेकिन दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि जब हम बात करते हैं रेक्स लेक्स की, तो इट इज़ रिलेटेड टू कि भाई जो हमारा किंग है उसने जो बना दिया लॉ वो बन गया। जैसे हम पार्लियामेंट, यूके की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देखेंगे कि भाई जहाँ की जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो कैसी है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। रेक्स लेक्स जैसा कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया वो भाई पास हो गया, जो भी बिल लेके आए वो पास हो गया, ठीक है, जो भी उन्होंने बोल दिया वो लॉ बन गया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में लॉ किंग है, लॉ ही राजा है, लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और लॉ का फंक्शनिंग, लॉ का ये जो रूल ऑफ लॉ का जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है वो देख ले। देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को मैं, देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि इक्वली ट्रीट, जो जैसे जैसे कोई भी केस ट्रीट किया जाएगा या फिर कोई भी किसी भी केस की सुनवाई होगी तो वो इक्वल बेसिस पे होगी, इक्वल सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए, ठीक है।
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देता है। डिस्क्रिमिनेशन होगा यहाँ पे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में होगा। जैसे हम कास्ट सिस्टम देख रहे हैं, वो क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ही तो है भाई। जो समाज में बिल्कुल नीचे था उसको आपने ऊपर उठा रहे हो, आप थोड़ा सा एक इक्वालिटी लेके आ रहे हो। अब क्या गलत है क्या सही है, हम उसका डिबेट नहीं कर रहे, क्योंकि इसका डिबेट हम अलग से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यही है कि ये भाई लॉ के आगे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है उसकी पोजीशन के बेस पे। अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन इक्वली किया जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे रूल ऑफ लॉ की। तो रूल ऑफ लॉ में हमने देखा कि भाई अलग अलग कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ में। अब रूल ऑफ लॉ जो है, अगर एक स्टेट को हम ऑर्डरली फंक्शन करा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। स्टेट को प्रॉपर फंक्शन मेंटेन कराने के लिए रूल ऑफ लॉ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही पनिश नहीं कर सकते कि भाई उसने जो मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, अभी तक इसने क्राइम नहीं करा, ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, इसने देखा कि ये शायद चोरी कर सकता है। ये जो वर्ड आ गया ना, शायद चोरी कर सकता है, इस वर्ड के बेसिस पे आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, इसको डिटेन नहीं कर सकते। तो ये कैसा हो गया, आर्बिट्री पावर थी, इसने सोचा कि ऐसा कर सकता है, इन्हें अपनी मर्जी से सोचा और अपनी मर्जी से अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, ठीक है। सारे ही लोग इक्वली, दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। दूसरा कि सारे ही लोग लॉ के आगे इक्वल है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सबको इक्वल जजमेंट दिया जाएगा। किसी के साथ ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा या फिर किसी का उसको फेवर करते हुए लिया जाएगा। थर्ड फीचर जो हम देखेंगे वो मॉडिफिकेशन है, जो यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है उसका कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट ने बोल दिया वो लॉ है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, लॉ पहले लेजिस्लेचर में पास किया जाएगा, ठीक है, फिर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करेगा तभी उसको वैलिड करार दिया जाएगा, और मतलब कि वो जो पर्टिकुलर बिल होगा वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट में क्या है, यूके में क्या है, देखो दो कंट्रीज हैं, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। दो कंट्रीज है, यूके है और इंडिया है, ठीक है। यूके में क्या हो रहा है कि यूके में क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट एक बिल लेके आई और पार्लियामेंट ने बोला कि ये बिल आज से लॉ है, तो बन गया लॉ। लेकिन इंडिया में क्या है कि अगर कोई भी बिल आया लेजिस्लेशन में तो पहले वो पास किया जाएगा दोनों ही हाउसेस में, पास होने के बाद फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर मैच करेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेगा, तब वो एक्ट बनेगा, वरना वो एक्ट नहीं बनेगा, राइट। तो हमारा क्वेश्चन यही था, पूरा रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड था कि कैसे लेजिस्लेचर जो है एक आर्बिट्री पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता ओवर एग्जीक्यूटिव। तो यही सारा क्वेश्चन था कि भाई कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, एंड लॉ की जो है एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी हमें देखने को मिलती है, विच इज़ एज अपोज टू आर्बिट्री पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन को अगर हमें स्टेटमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही ना, तो अब क्योंकि हर स्टेटमेंट को हम याद नहीं रख सकते, तो हम सारे आर्टिकल्स को एटलीस्ट याद रख सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स जो होंगे वो बार बार रिपीट होंगे। मैंने अराउंड 20 मिनट्स इस क्वेश्चन में स्पेंड इसीलिए किया है क्योंकि ये जो हमारा आर्टिकल 14 का बेसिक सा कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हम आर्टिकल 14 को देखेंगे तो हमें, अच्छा सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, सो ये सारे आर्टिकल्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल 14 एग्जैक्टली क्या है, आर्टिकल 28 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है और आर्टिकल 44 क्या है। अगर हमें ये सारे आर्टिकल्स क्लियर हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर हम इजीली आंसर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। 44 विच इज़ रिलेटेड टू यूसीसी, 32 रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, 28 रिलेटेड टू रिलीजियस। अभी यहाँ पे कहीं पे लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव की कोई भी आर्बिट्रीनेस का मतलब आया ही नहीं, तो आर्टिकल 14 हमारा बिल्कुल सही है। अगर हमें रियल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो रियल एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया कि भाई ये टोटल कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है और ये कंसेप्ट हमने यूके से लिया था, राइट। और इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये कंसेप्ट एम्बेडीज है, और
इसके अलावा जो है ये नेगेटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन था इसका जो हम कर सकते थे, राइट। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है भाई। राइट टू प्राइवेसी, सबको प्राइवेसी चाहिए आज के टाइम पे, ठीक है। प्राइवेसी कहीं ना कहीं किस चीज़ से रिलेटिव होगा, लाइफ से रिलेटेड होगा। और राइट टू लाइफ वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, कौन से आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 21। तो ये तो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट था कि भाई राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में हमें देखने को मिल सकता है, तो वो आर्टिकल 21 था। अब क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार कि भाई राइट टू लाइफ में हमें जब हम राइट टू लाइफ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो राइट टू लाइफ में एग्जैक्टली मेंशन क्या क्या है, और क्या हम वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो हमारी राइट टू लाइफ में मेंशन है, और कौन से केसेस हुए, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं अभी। हाँ सो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 21 से, ठीक है। और उसके अलावा हम ये सब भी देखेंगे कि भाई आर्टिकल 15 में क्या मेंशन्ड है, आर्टिकल 19 में क्या मेंशन्ड है, राइट। आर्टिकल 15 तो काफ़ी फेमस जो है, आर्टिकल जो 15 है वो तो काफ़ी फेमस आर्टिकल है, इसके ऊपर तो इनफैक्ट मूवी भी आई हुई है, राइट। अगर आपने देखा हो आर्टिकल 15 मूवी करके आई थी। तो आर्टिकल 29 से अगर हम स्टार्ट करें तो आर्टिकल 29 इज समथिंग रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। इसके ऊपर इतना डिस्कशन नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमारा मेजर डिस्कशन आर्टिकल 21 पे होना चाहिए। तो आर्टिकल 29 इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो ये जो हमने देखा था ना राइट टू प्रॉपर्टी 19 क्लॉज है, वो इसी का ही पार्ट था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, फ्रीडम हम कहीं पर रिसाइड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का ऑक्यूपेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देखने मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 के ऊपर इनफैक्ट मूवी भी बनी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अच्छा, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 में थोड़ी सी पॉइंट में बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल जो 15 है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे, किस तरीके से, किस वे में डिस्क्रिमिनेशन को फॉरबिड करने की बात करता है, तो वो उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन है, ठीक है। जैसे ओनली, उसमें साफ साफ मेंशन है ओनली ऑन दी ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। ये उसमें साफ साफ मेंशन है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो अंडर आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा, वो इन्हीं जो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं इन्हीं पे बेसिस होना चाहिए। रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो। तो ये 5 जो हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन्हीं 5 एलिमेंट्स के अराउंड वो रिवॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनसे बाहर कहीं से आ जाएगा ना, इनसे बाहर होगा तो वो आर्टिकल 15 के इस क्लॉज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्लॉज देखेंगे, अभी बात की बात है। तो 19 हमने देखा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड, 22 हमने देखा कल्चर और एजुकेशनल राइट से रिलेटेड, और हम बात कर लेते हैं वाटी। देखो हमने 7-8 आर्टिकल्स याद कर लिए, कितना आसान हुआ। देखो हमने आर्टिकल 32 याद कर लिया, ठीक है। फिर हमने आर्टिकल 29 भी याद कर लिया, हमने आर्टिकल 19 देख लिया, हमने आर्टिकल 15 देख लिया। अभी हम आर्टिकल 21 देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने कौन से आर्टिकल्स देखे, इससे पहले हमने आर्टिकल 44 देखा यूसीसी से रिलेटेड, 28 देखा रिलीजन से रिलेटेड, 14 को पढ़ लिया। तो ये काफ़ी ऐसे ही याद हो जाएंगे पढ़ पढ़ के। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है वो बेसिकली लाइफ से रिलेटेड है,
ठीक है, कि सिंपली कहता है कि कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसकी लाइफ के लिए, तो प्राइवेसी भी तो उसी का पार्ट है। हुआ क्या था, सबसे पहले 1963 में सबसे पहला केस हुआ, वो था खड़क सिंह केस। ठीक है, ये केस, जो केसेस की टाइमलाइन है यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस की आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस रखना। ठीक है, जो सबसे पहले 1963 में खड़क सिंह केस हुआ, तो खड़क सिंह केस में क्या बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू प्राइवेसी को एज डायरेक्टली फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं कर सकता। हाँ भाई, ये जो राइट है ये पर्सनल लिबर्टी के लिए एक मतलब एसेंशियल हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली फंडामेंटल राइट नहीं है। ये खड़क सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसके बाद 2017 में, रिसेंटली 2017 में के एस पुट्टुस्वामी केस, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो जब ये 2017 में के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा कि भाई राइट टू प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है राइट टू लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का, विच कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। तो ये हमें कब बताया गया, ये हमें बताया गया 2017 में के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि भाई ये इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी दोनों का। 1963 तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया था, उन्होंने कहा था कि हम इसको डायरेक्टली फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें डाली गई। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ तो है, पर इतना छोटा राइट नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे राइट टू लिवलीहुड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, टेलीफोन टैपिंग, कि भाई कोई हमारा टेलीफोन ऐसे ही टैप नहीं कर सकता। पब्लिक हैंगिंग, ठीक है, पोल्यूशन फ्री एयर, ये भी हमारा राइट टू लाइफ है। 14 साल तक हमें फ्री एजुकेशन मिले, ये भी हमारा राइट टू लाइफ है। फ्री लीगल एड मिले, जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो गए, फ्री लीगल एड दें, ये भी हमारा राइट है। स्पीडी ट्रायल है, ये भी हमारा राइट है। ऐसे काफ़ी सारे जो हैं मतलब वो हैं आर्टिकल 21 के अंदर जो स्कोप है आर्टिकल 21 का, वो बहुत वाइड है। इतना वाइड है कि हम इसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। इलस्ट्रेटिव वे में पढ़ें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बस फिलहाल आर्टिकल 21 में आप ये दोनों केसेस याद रखना, 1963 में जो हुआ खड़क सिंह केस और 2017 में जो के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, तो दोनों में क्या क्या डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने जो आर्टिकल्स देखे, एक बार उन पे नज़र मार लेते हैं दोबारा से। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसके अंदर जब हमने आर्टिकल 15 की बात करी, तो ये हमारा कहीं ना कहीं इसने देखो आर्टिकल 15 ने हमारी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड बात करी थी। ठीक है, हमने 5 ग्राउंड्स देखे थे और उस 5 ही ग्राउंड के अराउंड ये रिवॉल्व करेगा। इसकी काफ़ी सारी क्लॉजेस हैं। आर्टिकल 19 जिससे हमने राइट टू प्रॉपर्टी भी देखा था, ठीक है, तो आर्टिकल 19 में हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी बात करी। फ्रीडम टू रेसिडेंस, इसके काफ़ी सारे क्लॉजेस हैं। आर्टिकल 21 हमने जो 21 है ये हमने देखा राइट टू लाइफ से रिलेटेड, और आर्टिकल 29 जो कि हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट था वो देख लिया। तो ऐसे करके हमने चारों आर्टिकल्स को कवर किया, और इसका आंसर क्योंकि राइट टू प्राइवेसी था तो आर्टिकल का इसका डायरेक्ट आंसर सी हो जाना था। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर क्या देंगे? ठीक है, अब भाई कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जिसके अंदर प्रोटेक्शन मिलती है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में? अच्छा, इसके अंदर देखो फ्रीडम से तो कोई मतलब होगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो हमें रख नहीं रही। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये तो अलग ही राइट हो गया। ठीक है, बचा क्या? राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी ही तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है कि कोर्ट के आगे सब इक्वल हैं, कोई अलग नहीं है। देखो पार्ट 3 जो है
जो पार्ट 3 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखेंगे हम, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके, ठीक है। तो जो ये राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, ये हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है? बेसिकली 17th आर्टिकल में, ठीक है। उसी के अंदर लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करो, ठीक है। और ये जो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, ये हमारे कौन से आर्टिकल का पार्ट है? राइट टू इक्वालिटी का, ठीक है। जो ये राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट है या फिर कुछ ऐसी, ये जो है हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यही आर्टिकल ऐसा है जो एब्सोल्यूट है नेचर में। इसी आर्टिकल का जो नेचर है वो एब्सोल्यूट है। क्लास की सबसे पहले जब हमने स्टार्ट करी थी तभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक ही आर्टिकल ऐसा है, एक ही फंडामेंटल राइट ऐसा है जिसका नेचर जो है वो एब्सोल्यूट नेचर है। और इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कहाँ से किया गया था वो देखते हैं कि जो आर्टिकल 17 है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो इम्प्लीमेंट किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। और इसके अंदर हमने 1976 में एक और चीज़ आई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, राइट। तो अभी के लिए बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है ये अनटचेबिलिटी का जो राइट है, इसको इस एक्ट से जो है लाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, जिसका पहले जो टाइटल था वो ये था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। इसको लिख देता हूँ, दी अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, ये याद रखना, ये इसकी बेसिक सी चीज़ थी। आंसर हमने देख लिया, इसका आंसर नंबर ये डी है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो हमारा क्वेश्चन आ गया राइट टू प्राइवेसी। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक है। तो आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी, चलो एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ ही लेते हैं, वैसे आंसर तो हमें दिख ही गया इसका, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा, ये वाली जो स्टेटमेंट है मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करी थी, ये फ़ायदा होता है स्टेटमेंट्स को दोबारा से रीड करने का। देखो ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया था, राइट। और जो हमने ये राइट टू प्राइवेसी वाला क्वेश्चन पढ़ा, ये अराउंड 2021 का है, ठीक है। 3 साल बाद फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, राइट। तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना, तो इसीलिए तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये हमें कहाँ पे सुनने को मिली थी? KS पुट्टास्वामी केस 2017 में, और देखो 18 में क्वेश्चन पूछ लिया। और इसीलिए ये स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन केसेस को याद रखना। मेंस की आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। हम इस स्टेटमेंट को इस केस के साथ रिलेट करके एक पर्टिकुलर आंसर लिख सकते हैं, हमारी बॉडी काफ़ी अच्छे से फ्रेम हो जाएगी, और जो भी एग्जामिनर होगा उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ बच्चे को जो है डेप्थ नॉलेज है। और हमें किसी भी चीज़ में मास्टरी नहीं करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम UPSC CSC की तैयारी करते हैं तो हमें जर्नलिस्ट बनना है, राइट। हमें हर चीज़ को जो है ऊपर से पता होना चाहिए। एज अ जर्नल पर्सपेक्टिव हमारे पास हर चीज़ का होना चाहिए, तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को डेप्थ में पढ़ोगे तो किसी भी चीज़ का, बिकॉज नॉलेज जो है एक समंदर है, उसमें कितना भी डूब जाओ ख़त्म नहीं होता वो। तो उसी तरीके से पढ़ना कि भाई आपको हर चीज़ ऊपर से अच्छे से पता हो, जिसके बारे में आप अराउंड सब चीज़ लिख सको। मेजर जो पॉइंट्स हैं उस चीज़ से रिलेटेड वो आप लिख सको। किसी भी चीज़ की डेप्थ आपको नहीं जाननी, राइट। तो किसी भी टॉपिक में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। तो राइट टू प्राइवेसी हमने बात करी, KS पुट्टास्वामी केस 2017, ये जो स्टेटमेंट है ये इस वाले केस से उठाई गई है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। तो आंसर हमारा आर्टिकल नंबर 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी फंडामेंटल राइट्स ही तो हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी कहाँ से उठाई है। ओके, तो इस क्वेश्चन पे तो इतना एलोबरेट करने जैसा कुछ था नहीं। देखो, जो क्वेश्चन पे एलोबरेट करने का कुछ नहीं, हम उसको एलोबरेट करेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ जिस क्वेश्चन पे हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ सकते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher education। ऐसा कुछ है। अभी होल्ड पे रख देते हैं इसको, ठीक है। वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि ये स्टेटमेंट गलत है तो क्यों है। क्योंकि हमें पूरी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जाननी है, और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये कब आई थी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट, बिल्कुल, कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है भाई, टेस्ट तो देगा ही। अब वो टेस्ट कैसे है कैसे नहीं है वो बताएंगे। इन इंडिया मोर देन 90% टीचर एजुकेशन आर डायरेक्टली अंडर। भाई 90% ऑफ द एजुकेशन तो प्राइवेट हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तो इतना है भी नहीं जितना प्राइवेट इंडिविजुअल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि देखो 3 गलत है तो 3 से तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 1 हमारा गलत था तो 1 से हमारा ये एलिमिनेट हो गया, बचा आंसर 2। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। देखो, राइट टू, ये जो बेसिकली आरटीई एक्ट है जो 2009 में आई थी, ये मैंडेट करती है गवर्नमेंट को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो जो स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट था वो हमने गलत क्यों करा। देखो, स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा था कि आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग अ पर्सन जो टीचर के लिए अपॉइंटमेंट है एज ए स्टेट में, उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। जो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेक्शन 23 है, इन चीज़ को नोट डाउन करते रहना। जो सेक्शन 23 है राइट, ये आरटीई एक्ट का, ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, जो कि हमारी कोई भी एकेडमिक अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ पे क्या वर्ड आ गया था, विड बी लेड डाउन बाय द कंसल्ट स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वो एलिजिबल है। तो स्टेट का मतलब नहीं था, जहाँ पे इस क्वेश्चन ऑप्शन को गलत करा वहाँ पे मतलब नहीं था। अगर हम प्रोविज़न की बात करें, जो सेक्शन 23 का क्लॉज 1 है, वो कहता है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए NCTE, याद रखना इन वर्ड्स को, NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, इसने कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखी है। अगर भाई आपको टीचर बनना है 1st to 8th क्लास के लिए, तो NCTE ने कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन रखी हैं, और जो ये इनको ऑथराइज करता है जो है वो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको ऑथराइज कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ याद रखना बस। स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल सही है। एक टेस्ट होता है जिसको हम टेट कहते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट देना पड़ता है, राइट। और स्टेटमेंट 3 तो गलत है ही कि भाई NCT के बाद जो नंबर ऑफ ये टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे वो 16,000 तक बढ़ गए। ये एज पर 2011 सेंसस है, और जिनमें से 90% ऑफ देम आर प्राइवेटली रन, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा सिर्फ स्टेट की वजह से गलत था, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल आना था, अगर तब होता तो सही था। अच्छा, ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, ये जो 21A के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिली जाए 6 to 14 ईयर के बच्चे को, 6 से 14 साल तक के बच्चे को, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसलिए क्योंकि कल को अगर ये प्रीलिम्स में एज अ क्वेश्चन बन के आते हैं तो आपको पता होगा। तो ये जो है 88 अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 88
2002 में उसके थ्रू ऐड करा गया था, ठीक है। तो जो 21 क्लॉज ए है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो वो जो है हमारे संविधान में 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुई थी उसके थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। इतना बहुत है। अच्छा, हमने एक बात यहाँ पे NCTE की करी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ आर पार्लियामेंट, ठीक है। और ये रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे टीचर्स का जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी, ठीक है। जो ये BEd MEd के प्रोग्राम्स आते हैं वो सारे यहीं से आए थे। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है जो टीचर्स को रेगुलेट करता है। इसके बारे में पता रखना कि ये भाई 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड था ऐसे, क्योंकि भाई इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया वो टीचर एजुकेशन पे फ्रेम किया गया, क्योंकि उस टाइम पे 2018 में टीचर्स ये जो टीचर्स हैं टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ा घोटाला हुआ था कि भाई इनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं थी फिर भी सिलेक्शन दे दिया। तो ये उस टाइम की बातें हैं, राइट। इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ हल्का सा, शायद आपको समझ में नहीं आया हो। तो जो पहला पॉइंट था इसका वो राइट टू एजुकेशन एक्ट था कि भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। और जो ये NCTE की बात करते हैं ये 1993 में आ चुकी थी, ठीक है। जो इसका प्रोविज़न था RT एक्ट 2009 का, इसका बेसिक सा प्रोविज़न था जितनी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इसको कौन ऑथराइज करेगा, दे आर टू बी ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बस यही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था। एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो रूल ऑफ लॉ, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए अभी देखना चाह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमने जस्ट अभी पढ़ा है, राइट। रूल ऑफ लॉ के बारे में हम एटमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम खुद ही दे सकते हैं। भाई लिमिटेशन ऑफ पावर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या वहाँ पे? अगर लिमिटेशन ऑफ पावर जैसा नहीं लिखा है तो ऑप्शन 1, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। गलत है जी, वहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ पावर के रिगार्डिंग लिखा हुआ है। पावर को ही तो लिमिट कर रहा है भाई। ये जो लोग बड़ी पावर से बैठे हैं जो वहाँ पे ये दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास इतनी ज़्यादा पावर है, इतना स्टेटस है, और गवर्नमेंट की जो आर्बिट्री नेचर है उसको ही तो लिमिट कर रहा है। तो पावर ऑफ लिमिटेशन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जिसमें आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इसमें 1 नहीं है तो ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हो गया। थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हैं ये। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हाँ ये तो देता ही है। तो ऑप्शन 2 हमारा देखो इसमें है और इसमें है, तो हमारा ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, भाई ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है उसमें। आई गेस लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स से रिलेटेड मेंशन है, तो ये हमारा 4 जिसमें है वो सही हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें 3 था तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया था हमने? ठीक है, यूके गवर्नमेंट से। कैसा कॉन्सेप्ट है? किसमें ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ वाले जो स्टेटमेंट है उसके अंदर इम्पडी है। और इसके बिहाफ पे कि भाई कैसे रूल ऑफ लॉ एक्ट करता है, हमने लेक्स भी पढ़ा, लेक्स भी पढ़ा। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उस क्वेश्चन में हमने डील करी थी। तो ये देखो ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटिशन था उसका। हाँ, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन वही तो था। आर्टिकल 14 जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा वही तो था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर इसके अंदर हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ा, कहाँ से लिया था, लेक्स सुप्रीमस, लॉ इज सुप्रीम, फिर लेक्स किंग लॉ, फिर लॉ इज किंग। इस क्वेश्चन को अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई होगी
वैसे तो आई होप नहीं आनी चाहिए यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम। फिर भी अगर हल्की सी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार इस वाले वीडियो को रिकैप करके फिर से देख लीजिएगा। और इसके भी आप पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको रूल ऑफ लॉ पे, कि एक एसी डाइसी करके एक पर्सन थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सबसे पहला प्रिंसिपल एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, ये हमने देखा ना अभी जब हमने उसके फीचर्स देख रहे थे रूल ऑफ लॉ के, तो यही तो पढ़ा था कि भाई कोई भी पर्सन, मान लो ये पुलिस वाला है और ये लड़का है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। जैसे ये लड़का है और ये पुलिस है और ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये इसने सोचा पुलिस वाले ने कि भाई ये तो चोरी कर सकता है, कर ही नहीं है लेकिन कर सकता है, डिटेन कर दिया। ऐसा नहीं है, आर्बिट्री पावर का एब्सेंस है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमने पढ़ा, और लीगल स्प्रिट, मतलब भाई लीगैलिटी है वहाँ पे कि जो हमारा लॉ है वो सुप्रीम है, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीज़ें। और ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था याद रखना, एसएससी जैसे पेपर में पूछ लेता है, स्टेट पीसीएस जैसे पेपर में आ सकता है, तो ये हमने जो कॉन्सेप्ट है वो यूके से लिया था, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे सेम सीरीज़ सेम चीज़ों के साथ। ब्रेनपीडिया को फॉलो करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं फ्री कंटेंट के लिए जो हमारा अवेलेबल है। कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर क्लास रिलेटेड क्वेरी के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।